विश्वास प्रचलित है कि नरभक्षी मारे मानव का सिर, हाथ, पैर नहीं खाते। यह बात गलत है। छेड़े न जाए तो नरभक्षी सभी कुछ, यहाँ तक कि रक्त से सने कपड़े तक खा जाते हैं, जैसा मैंने एक अन्य अवसर पर पाया था। इस मामले में हमें उस स्त्री के कपड़े और हड्डियों के कुछ टुकड़े मिल गए, जिन्हें हमने एक साफ कपड़े में लपेट लिया, जिसे हम इसी काम के लिए साथ लेकर आए थे। ये अवशेष बहुत ही कम थे, पर किया क्या जाए, दाह क्रिया के लिए पर्याप्त तो हो ही जाएंगे, जिससे उच्च वर्ण की उस स्त्री की अस्थियों का गंगा मैया तक पहुंचाना सुनिश्चित हो जाएगा। चाय पीकर मैं एक अन्य त्रासदी की जगह देखने गया। यह जगह सार्वजनिक मार्ग द्वारा मुख्य गांव से अलग हो गई कुछ एकड़ जमीन थी। जमीन के मालिक ने सड़क से थोड़ी ऊंचाई पर पहाड़ी पास में इस जगह अपना झोपड़ी घर बनाया था। इस आदमी की पत्नी 2 बच्चों की माँ थी, एक लड़का और एक लड़की, जिनकी उम्र क्रमशः 4 और 6 वर्ष थी। माँ छोटी थी और उसके साथ उसकी बड़ी बहन भी रहती थी। दोनों बहनें एक दिन झोपड़ी से ऊपर की पहाड़ी पर घास काट रही थी कि एकाएक शेरनी प्रकट हुई और एक बहन को उठा ले गई। लगभग 100 गज तक छोटी बहन को छुड़ाने और उसके बदले उसे उठा ले जाने को शेरनी के पीछे भागी। साहस भरा यह अविश्वसनीय कार्य मुख्य गांव के लोगों ने देखा था। मृत स्त्री को लगभग 100 गज तक ले जाकर शेरनी ने उसे नीचे रख दिया और पीछा करने वाले की तरफ पलटी। भयंकर गर्जना करते हुए वह उस वीर स्त्री पर झपटी, जो पीछे पलटकर पहाड़ी पास के साथ साथ नीचे की तरफ सड़क पार करते हुए मुख्य गांव की तरफ भागी। उसका उद्देश्य स्पष्ट है, गांव के लोगों को खबर देना था, जिसे बिना उसे पता हुए उन्होंने पहले ही देख लिया था। इस स्त्री का स्पष्ट कोलाहल उस समय सांस फूल जाने, भय और उत्तेजना के कारण समझा गया, और जब बचाव टोली, जो उसी समय तुरंत चल दी थी, विफल हो वापस लौट कर आई, तो तभी पता चला कि उसके बोलने की शक्ति ही चली गई थी। यह कहानी मुझे गांव में सुनने को मिली, और जब मैं मार्ग से पहाड़ी चढ़कर उस 2 कमरे वाले घर पर पहुंचा, जहां वह स्त्री कपड़े धोकर सुखा रही थी, तो उसे गूंगी बने हुए तब तक 12 महीने हो चुके थे। आंखों में एक तनाव दिखाई पड़ने के अलावा यह गूंगी स्त्री बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही थी। और जब मैं रुककर उसे यह बताने लगा कि मैं उस शेरनी को मारने का प्रयास करने आया हूँ जिसने उसकी बहन को मार डाला था, तो उसने दोनों हाथ जोड़ झुक मेरे चरण छुए, जिससे मुझे यह लगा कि मैं कोई अभागा मक्कार आदमी हूँ। यह तो सच था कि मैं उस नरभक्षी को मारने का इरादा बनाकर वहां आया था, परंतु ऐसे जानवर को मारना, जिसके बारे में मशहूर था कि वह एक ही जगह दोबारा किसी को नहीं मारता, मारी गई लाश पर कभी वापस नहीं आता, और जिसका कार्य क्षेत्र कई 100 वर्ग मील में फैला हुआ था। एक ऐसा उद्देश्य था जिसे पूरा कर पाने की संभावना उतनी ही कम थी जितना भूसे के 2 बड़े ढेरों में से किसी सुई को ढूंढ निकालने की। योजनाएं तो नैनीताल में रहते हुए ही मैं ढेरों बना चुका था। एक तो वही जिस पर मैं अमल करके भी देख चुका था, और जिसे कोई भी क्यों न कहता, मैं उसे दोबारा करके देखने के लिए हरगिज तैयार न होता। और अन्य योजनाएं अब जब मैं उस जगह आ पहुंचा था, उतनी ही अनाकर्षक और बेकार की लग रही थी। फिर वहां ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं राय मांग सकता, क्योंकि यह पहला नरभक्षी था जिसका कुमाऊं में पहले पहल पता लगा था। यह सब होने पर भी कुछ न कुछ तो करना ही था। इसीलिए अगले 3 दिन सूरज निकलने से सूरज छिपने तक मैं जंगल में घूम घूम कर, मीलों चलकर उन स्थानों को देखने में लगा रहा जहां गांव के लोगों ने मुझे बताया था कि शेरनी वहां दिखाई पड़ सकती थी। यहाँ 2-4 मिनट अपनी यह कहानी रोककर इस अफवाह का प्रतिवाद करना चाहूँगा, जो पूरे पर्वतीय प्रदेश में फैली हुई है, कि इस मौके पर और इसके बाद कई और मौक़ों पर मैंने पहाड़ी स्त्री की पोशाक पहनी थी और जंगल में जाकर नरभक्षी को अपनी तरफ आकर्षित किया था और उसे डराती या कुल्हाड़ी से मारा था। पोशाक बदलने के इस मामले में मैंने इतना भर किया था कि साड़ी मांगकर कटी घास अपने शरीर पर लपेट ली या पेड़ों पर चढ़कर पत्तियां काटने लगा, और कभी भी यह चालबाजी किसी काम न आई। हालांकि 2 मौके ऐसे जरूर आए जिनका मुझे पता है कि नरभक्षी उस पेड़ के आसपास छिपे छिपे मंडराते रहे जिस पर मैं चढ़ा हुआ था। एक बार तो चट्टान के पीछे छिपकर, और दूसरी बार एक गिरे हुए पेड़ की आड़ में, जिससे मुझे गोली चलाकर उन्हें मारने का कोई मौका नहीं मिल पाया। अब कहानी आगे फिर से। ऐसा लग रहा था कि शेरनी यह जगह छोड़कर अन्यत्र कहीं चली गई है, इसलिए मैंने तय किया कि पार्टी के पूर्व लगभग 15 किलोमीटर दूर चंपावत चला जाऊं। गांव वाले जरूर इससे दुखी हुए। जल्दी चल मैंने धूना घाट में नाश्ता किया और दिन छिपते छिपते
यात्रा पूरी कर चंपावत पहुंच गया। इस क्षेत्र की सड़कें बहुत असुरक्षित समझी जाती थी और एक गांव से दूसरे गांव या बाजार जाते समय लोग बाग टोली बनाकर ही चलते थे। दोना घाट छोड़ते समय मेरी 8 आदमियों की टोली में सड़क किनारे बसे गांव के लोग और सम्मिलित हो गए और चंपावत पहुंचने पर हम लोग 30 हो गए थे। कुछ लोग जो हमारे साथ आकर मिले, उनकी टोली 20 जनों की थी। वे 2 महीने पहले भी चंपावत आ चुके थे। उन्होंने मुझे यह बहुत ही दर्द भरी कहानी सुनाई। चंपावत के इस भाग में सड़क कुछ मील तक पहाड़ी के दक्षिणी पार्श्व के साथ साथ उसके समानांतर और लगभग 50 गज तक घाटी के ऊपर होकर जाती है। 2 महीने पहले हमारे लोगों की यह 20 जनों की टोली चंपावत के बाजार की ओर जा रही थी और लगभग दिन दोपहर जब हम इस सड़क पर चल रहे थे तो हम लोग घाटी के नीचे से आते आदमियों की दुख भरी चीख पुकार सुनकर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि आवाजें निरंतर पास आती जा रही थी। और देखते क्या है, सामने की एक शेर एक नगरी स्त्री को उठाए लिए जा रहा है। स्त्री के केश शरीर के एक तरफ जमीन पर घिसट रहे हैं और उसके पैर दूसरी ओर लटके हुए हैं। शेर ने उसकी कमर बीच से पकड़ रखी है। वह स्त्री छाती पीट पीट कर कभी भगवान को तो कभी मानवों को सहायता देने के लिए पुकार रही थी। हम लोगों से 50 गज की दूरी पर साफ साफ दिखाई पड़ते हुए शेर अपना शिकार लिए गुजरा था और जब चीख पुकार दूर से आनी बंद हो गई तो हम लोग अपने मार्ग पर आगे बढ़े। और तुम 20 लोगों ने कुछ नहीं किया? नहीं साहब, कुछ नहीं किया। हम लोग डर गए थे और डरा हुआ आदमी कर भी क्या सकता है। और फिर यदि हम उस औरत को बचा भी लेते और शेर नाराज होकर हम लोगों पर कोई मुसीबत न भी लाता तो उससे उस स्त्री को क्या लाभ होता? वह तो रक्त से शराबोर थी और अपने जख्मों के कारण जरूर ही मर जाती। बाद में मुझे पता लगा कि मारी गई यह स्त्री चंपावत के पास की एक गांव की थी और शेर उसे तब उठा के लेके गया जब वह जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी। उसकी साथिनों ने भागकर गांव के पास ही आकर हो हल्ला मचाया था। बचाव टोली जाने को तैयार हो रही थी तो ये 20 डरे हुए लोग गांव में पहुंचे। इन लोगों को पता था कि मारी गई स्त्री को लेकर शेर किस तरफ गया है, इसलिए आगे की कहानी इन्हीं लोगों की मुंह जुबानी सुनना ठीक रहेगा। स्त्री को बचाने के लिए जाते समय हम 50 या 60 लोग थे। टोली के कुछ लोगों के पास बंदूकें भी थी जहां उस स्त्री द्वारा इकट्ठी की गई लकड़ियां पड़ी थी और शेर ने उस स्त्री को उठा लिया था। उससे एक फलांग चलकर हमें उसके कटे हुए कपड़े मिले। इसके बाद लोग ढोल पीटने और गोलियां दागने लगे और ऐसा करते हुए 1 मील से कुछ ज़्यादा चलकर घाटी के मस्तक पर पहुंचे जहां हमें वह स्त्री बड़ी मिली। वह लड़की से कुछ ही बड़ी थी और चट्टान की एक बड़ी शिला पर मरी पड़ी थी। रक्त चाटकर शरीर स्वच्छ करने के अतिरिक्त शेर ने उसे छुआ तक नहीं था। हमारे साथ कोई स्त्री नहीं थी, इसलिए उसी द्वारा दिए गए धोती के टुकड़े से उसका शरीर लपेटते समय हमने मुंह पीछे मोड़ लिया, क्योंकि वह ऐसी लगती थी कि पीठ के बल वह सोई हुई है और छुई जाए तो जग जाने पर वह लाश से गड़ जाएगी। अच्छी तरह भिड़े हुए किवाड़ों के पीछे घरों में बैठकर पूरी रात पहरों पर ऐसे अनुभव को सुना सुना कर बताने पर यह कोई अचरज की बात नहीं है कि नरभक्षी द्वारा आतंकी क्षेत्र में वर्ष दर वर्ष निरंतर रहते रहते वहाँ के लोगों का चरित्र और दृष्टिकोण भी बदल जाता है और बाहर से आने वाले व्यक्ति को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वह नग्न वास्तविकताओं और दांत व पंजों के नियम वाली दुनिया में प्रविष्ट हुआ है, जिसने खांडे जैसे दांत वाले शेर के राज्य में कभी मानवों को गुफाओं में आश्रय लेने के लिए विवश किया था। चंपावत के उन विगत दिनों में मैं जवान और अनुभवहीन था, फिर भी उस आतंक भरे प्रदेश में कुछ दिन तक ही रहने पर यह बात मेरी समझ में भली भांति आ गई कि किसी नरभक्षी की छाया में रहने और जीवन बिताने से अधिक भयप्रद दूसरी कोई चीज नहीं होती। और मेरी यह समझ 32 वर्ष तक बाद में मिले हुए अनुभव से निरंतर पुष्ट होती चली गई। चंपावत का तहसीलदार, जिसके लिए मेरे पास परिचय पत्र था, रात को डाक बंगले में मुझसे मिलने आया जहां मैं ठहरा हुआ था। उसने सुझाव दिया कि मुझे यहाँ से कुछ मील दूर दूसरे बंगले में चले जाना चाहिए, जो उस जगह के नज़दीक है जहाँ बहुत से लोगों को शेर द्वारा मारा जा चुका है। अगले दिन सवेरे तहसीलदार को साथ लेकर मैं उस बंगले में जाने के लिए तैयार हुआ और जब बरामदे में नाश्ता कर ही रहा था तो 2 आदमी यह खबर लेकर आए कि लगभग 10 मील दूर बसे एक गाँव में शेर ने एक गाय मारी है। तहसीलदार चंपावत में कोई ज़रूरी काम होने की बात कहकर चला गया और कहता गया कि शाम को बंगले में वापस आ जाएगा और रात को मेरे पास ही रहेगा। मेरे मार्गदर्शक अच्छा चलने वाले थे और चूंकि अधिकांश रास्ता उतार का था, इसलिए वे 10 मील हमने रिकॉर्ड समय में पूरे किए।
गांव में पहुंचते ही मुझे एक गौशाला में ले जाया गया, जहां लगभग एक सप्ताह भर का तेंदुआ द्वारा मारा और थोड़ा सा खा लिया बछड़ा पड़ा था। तेंदुए को मारने का समय और इच्छा दोनों ही न रहने के कारण मैंने अपने मार्गदर्शक को इनाम दिया और वापस बंगले में लौट आया। वहां आकर देखा कि तहसीलदार तब तक नहीं आया था, और चूंकि दिन का अभी 1 घंटे से अधिक समय बचा था, मैं बंगले के चौकीदार को साथ लेकर वह जगह देखने चला गया जहां उसने मुझे बताया था कि शेर पानी पीने आता था। मैंने देखा कि यह स्थान एक झरने का शीर्ष स्थल है, जिससे बगीचे में सिंचाई करने का नल पहुंचता है। झरने के चौतरफा मुलायम मिट्टी में कई दिन पुराने शेरों के पग चिन्ह बने हुए थे, परंतु यह चिन्ह शेर के उन पग चिन्हों से भिन्न थे जिन्हें मैंने उस खड्डे में देखा और सावधानी से जांचा था, जिसमें पार्टी गांव वाली स्त्री मारी गई थी। बंगले में लौटने पर देखा कि तहसीलदार वापस आ गया है। बरामदे में बैठकर अपने दिन भर का अनुभव मैंने उसे बताया, इस बात का खेद प्रकट करते हुए कि व्यर्थ ही मुझे इतनी दूर तक जाना पड़ा। वह तहसीलदार यह कहते हुए खड़ा हो गया कि उसे काफ़ी दूर जाना है और उसे तत्काल चल देना चाहिए। उसकी इस घोषणा से मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस दिन 2 बार उसने कहा था कि रात को वह मेरे साथ ही ठहरेगा। मेरी चिंता रात को उसकी मेरे साथ ठहरने को लेकर नहीं थी, वास्तव में वह उस जोखिम को लेकर थी जो वह उठा रहा था। परंतु मेरे सभी तर्क उसने अनसुने कर दिए और अंधेरी रात में केवल एक आदमी को साथ लिए वह बरामदे से निकल पड़ा। उस आदमी के हाथ में एक धुआंती लालटेन थी, जिसमें से मामूली सी रोशनी निकलती दिख रही थी। उन्हें इस स्थान में 4 मील की यात्रा करनी थी, जहां दिन में लोग बड़ी बड़ी टोलियां बनाकर चलते थे। अपना टोप उतार कर मैंने उस वीर पुरुष का अभिनंदन किया। जब वह मेरी दृष्टि से ओझल हो गया तो मैं मुड़ा और बंगले में वापस लौट आया।